हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित चौधरी ऑफिशियल के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपन अगली पिछले वाली क्लास में अपन बात करें अधिगम के वक्र। तो अपन ने अधिगम के वक्र के अंदर अपन ने इसके 3 प्रकार पढ़ लिए थे। पहला था अपना सरल रेखीय अधिगम का वक्र, दूसरा था अपना नत्तोदर या और तीसरा था अपना उन्नतोदर वक्र। अब नंबर 4 जो है अधिगम वक्र है उसका नाम है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या इसी का एक नाम और मिलता अपन को देखने के लिए सर्पिलाकार वक्र। सर्पिलाकार वक्र या इसी को एक कहते हैं कि एस टाइप कर्व है। एस टाइप कर्व, इसको एस टाइप कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्र की जो रेखा है, जो लंबवत रेखा, वो इस प्रकार से मिलती है अपन को, यानी सर्पिलाकार की सांप की आकृति के अंदर मिलती है अपन को। तो किस प्रकार से मिलती है अपन आगे पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे। उसके अंदर जो पहला था वो था सरल रेखीय अधिगम का वक्र। उसके अंदर जितना समय उतनी मात्रा अपन को प्राप्त हो रही थी। नंबर 2 अपन ने पढ़ा था उन्नतोदर वक्र या सकारात्मक अधिगम का वक्र। उसके अंदर समय कम और मात्रा अपन को क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। और जो तीसरा अपन ने पढ़ा था वो था नत्तोदर या ऋणात्मक अधिगम का वक्र। उसके अंदर समय ज्यादा और मात्रा क्या थी, कम हो रही थी अपन को। अब जो नंबर 4 है ये मिश्रित वक्र, उन तीनों का क्या इसके अंदर मिश्रण है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब देखो अपन यहाँ पे इस प्रकार से वक्र बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले कि हमेशा वक्र के अंदर ऊपर हमेशा क्या आती है, मात्रा, और नीचे क्या आता है, समय। तो यहाँ पे अपन मात्रा लेंगे तो मात्रा के अंदर अपन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 1 घंटा हो, 1 दिन हो, या 1 महीना हो, या 1 साल हो। नीचे समय है तो सेम वही बात है, यहाँ पे अपन समय के अंदर कुछ भी लेंगे, चाहे 1 घंटा लो, 2 घंटे लो, या 1 साल लो, 2 साल लो, या 1 महीना, 2 महीना, जो भी है। तो इसके अंदर देखो, जैसे मान लो अपन ने यूनिट ले ली किसी भी अध्याय की, जैसे 1 2 3 4 यूनिट हो गई, और यहाँ पे अपन ने घंटे ले लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे और 4 घंटे। अब इस मिश्रित वक्र में क्या होता है कि प्रारंभ के अंदर, आरंभ में जैसे कोई बालक है, वह बालक 1 घंटे के अंदर आधा अध्याय याद करता है। देखो, शुरुआत के अंदर कोई बालक है, वह बालक 1 घंटे में आधा अध्याय याद करता है, और फिर वही बालक 2 घंटे में 1.5 अध्याय याद करता है। देखो, समय कितना है, 2 घंटा, और अध्याय यूनिट कितनी हो रही है अपन को, 1.5। तो इसमें क्या हो रहा है, समय अधिक है और मात्रा अपन को यहाँ पे क्या मिल रही है, कम। फिर कुछ देर बाद में, यानी वही बालक 3 घंटे के अंदर और यहाँ पे 4 अध्याय याद कर रहा है। 3 घंटे के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 अध्याय याद कर रहा है, और वही बालक 4 घंटे के अंदर मान लो यहाँ पे 5 अध्याय याद कर रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ कि प्रारंभ में समय ज्यादा लगा और बाद में क्या हुई, मात्रा कम हुई, और बाद में समय कम लगा और मात्रा क्या हुई, यहाँ पे ज्यादा। तो जो ये रेखा मिलती है अपन को इस प्रकार से, ये जो लंबवत रेखा मिलती है अपन को, इनको रेखांकित करते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से कम और ज्यादा एस टाइप कर्व है या सर्पिलाकार आकृति के अंदर है। देखो इस पर यहाँ चल रही ना कि यहाँ पे ये ज्यादा हुआ, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, यानी एस टाइप कर्व है जो ये अपन को लंबवत रेखा मिलती है। इसीलिए इस वक्र को क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र। मिश्रित वक्र इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर उन तीनों का मिश्रण है। कि कई बार क्या है, कई बालक ऐसे होते हैं जिनका बौद्धिक विकास है वो सही प्रकार से नहीं होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने के बाद में वही बालक जिनका जो बौद्धिक स्तर वह थोड़ा सा बढ़ जाता है और वह किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए उनकी रुचि है वो बढ़ने लगती है तथा उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अब देखो इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसकी विशेषता यही, अगर आप लोग लिखना चाहो तो, कि आरंभ में या प्रारंभ में यहां पे देखो मात्रा और समय, और यहां पे लिखो आप बाद में मात्रा और समय। देखो प्रारंभ में मात्रा तो अपन को क्या मिल रही थी, कम, और समय क्या लग रहा था अपन को, ज्यादा या अधिक। लेकिन बाद में देखो यहाँ पे 3 घंटे में 4 और 4 घंटे में 5 अध्याय याद कर रहा है, तो यहाँ पे देखो मात्रा यहाँ पे अपन को अधिक मिल रही है और समय क्या लग रहा है अपन को यहाँ पे
कम लग रहा है कि प्रारंभ में तो देखो यहाँ पे समय ज़्यादा अधिक लग रहा है और मात्रा अपन को यहाँ पे क्या मिल रही है, कम मिल रही है, और बाद में यहाँ पे अपन को समय क्या लग रहा है, देखो कम, और मात्रा क्या हो रही है यहाँ पे ज़्यादा। इसलिए इसका नाम मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र या इसको एस टाइप कर्व कहते हैं। एस टाइप कर्व इसलिए कहते हैं कि इसके तो जो लंबवत रेखा वो बिल्कुल एस टाइप, एस की आकृति में अपन को देखने को मिलती है। ये अपन ने अधिगम के वक्र पढ़ लिए हैं। अब देखो आगे चारों वक्र हैं, चारों प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन पढ़ते हैं, वक्र हो गया। अब इसमें बच क्या गया, अब इसके बच गया अपन को कारक, कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, देखो अब कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो इसके अंदर अब जो कारक हैं, सीधी सी बात है कि अगर अधिगम को प्रभावित करेंगे, अधिगम लर्निंग सीखना, अगर सीखना अपन को प्रभावित करेंगे तो उसके अंदर अपनी सीधी सी बात है, इसके अंदर दो ही बातें होंगी। देखो या तो अधिगम ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। कारक अधिगम को दो प्रकार से प्रभावित करेंगे, या तो यहाँ पे अधिगम अपन ज्यादा सीखेंगे या क्या करेंगे अपन लोग, कम सीख पाएंगे। तो जो कारक हैं वो कौन कौन से, देखो नंबर एक, सबसे पहला जो कारक है वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। कि अगर अपन लोग किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या कोई भी अपन काम कर रहे हैं, अगर अपन लोग मोटिवेट नहीं है, अगर अपन लोग अभिप्रेरित नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, अपन दूसरे व्यक्ति को देख कर, या अपन कई बार करते हैं ना, अपन जो भी काम करते हैं उस काम की अपन शुरुआत किसी दूसरे व्यक्ति को देख कर करते हैं, जो व्यक्ति उस काम को पहले कर चुका है। तो अगर अपन लोग मोटिवेट होंगे, अगर अपने पास में अभिप्रेरणा रहेगी, तो अगर अपने पास में अभिप्रेरणा है तो अपन अधिगम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे ज्यादा कर पाएंगे, अपन अधिक सीख पाएंगे। अगर अपन लोग मोटिवेट नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए अपन लोग तैयार नहीं है, अपन उसको कार्य के प्रति अपनी जानकारी नहीं है, तो अपन लोग यहाँ पे अधिगम क्या करेंगे, कम कर पाएंगे। क्योंकि पहले अपन ने वह काम किया नहीं है, तो अपन लोग उस काम को जब सीखना आरंभ करेंगे तो वो बिल्कुल ही शुरुआत में क्या होगा अपने लिए, कम। तो पहला कार्य क्या है, अभिप्रेरणा, कि अपन लोग किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या जब जो भी अपन काम करते हैं उस कार्य को करने के लिए अपन लोग जब तक अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक अपन लोग अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर अभिप्रेरित हैं तो अधिगम ज्यादा होगा, नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, कम। नंबर दो देखो यहाँ पे, तो अधिगम सबसे ना अभिप्रेरणा, फिर नंबर दो विषय वस्तु, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु। अगर अपन लोग किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर लें, मान लो कि अपन लोग अपन तैयारी कर रहे हैं रीट की या सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, मान लो, तो अगर अपन लोग फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं और जिस विषय वस्तु का अपन अध्ययन करेंगे, जिस विषय वस्तु को अपन पढ़ेंगे, अगर वह विषय वस्तु सरल हो, यानी इजी हो, सुबोध हो, कि पढ़ने में वह बिल्कुल क्या हो, आसान हो, या उसकी जो लैंग्वेज है वह लैंग्वेज अपन को आसानी से अपने अंदर समझ में आ जाए, जो भी अपन चैप्टर पढ़े वह चैप्टर में जल्दी समझ में आ जाए। अगर विषय वस्तु सरल सुबोध होगी तो यहाँ पे अधिगम क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर विषय वस्तु यहाँ पे कठिन होगी, सरल नहीं होगी और सुबोध से अवबोध होगी तो यहाँ पे अधिगम क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर अपन लोग किसी भी, देखो अगर कभी भी अपन कोई काम करते हैं हमेशा अपन सरलता से कठिनता की ओर जाते हैं। अगर अपन लोग प्रारंभ में ही कठिनता से सरलता की ओर आएंगे तो अपन वह काम नहीं कर पाएंगे। पहले अपन लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी अपन काम करते हैं, जब वह काम सबसे पहले अपना काम क्या है कि कोई काम अगर आसान होता है वही काम अपन करते हैं, क्योंकि उसमें मेन बात क्या आती है कि अपना उस कार्य के प्रति अपना इंटरेस्ट या अपनी रुचि क्या हो, वहां पे बढ़े। तो देखो विषय वस्तु है, नंबर दो कारक हो गए विषय वस्तु, पहला है अभिप्रेरणा। अब देखो जो अगला कारक है, इसको प्रभावित करने के लिए किस चीज को, कि अधिगम को प्रभावित कौन करता है, और दूसरा कारक कौन सा है, नंबर तीन यहाँ पे देखो वातावरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वातावरण, इन्वायरमेंट।
या क्लाइमेट, जहाँ भी अपन रहते हैं, जो भी है कि अपन जिस भी जगह पे रहते हैं, चाहे अपना कोई अपन स्कूल में पढ़ते हैं, कोई अपना कॉलेज है जैसे महाविद्यालय है, या जहाँ पे अपन कोचिंग कर रहे हैं, या अपना घर है, अगर जहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं अपने आसपास का आवरण या जहाँ पे अपन रहते हैं अपने चारों ओर का आवरण अगर सही नहीं है, अपने लिए अपने प्रति वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो अपना क्या है अधिगम वहाँ पे अपन लोग बहुत ही कम कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, अपन लोग कोचिंग में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जा गए थे अपन पहले, वहाँ पे अपन लोग 5-7 दिन डेमो क्लास लेते हैं। लेने के बाद में अपन वहाँ पे क्या करते हैं, फिर 5-7 कॉलेजों में अपन चले गए, कोचिंग में अपन चले गए, उसके बाद में अपन लोग देखते हैं कि सबसे बेस्ट कोचिंग या सबसे अच्छी कॉलेज कौन सी है, कहाँ के शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, कहाँ का वातावरण है, वो मैनेजमेंट है वो सही है, तो अपन उसी का चुनाव करते हैं जो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अपन को मिलता है। तो वातावरण अगर अपने प्रति अगर देखो यहाँ पे नेत्र प्रिय या बिल्कुल शांत वातावरण अपन को मिलता है, तो वहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, अधिगम ज़्यादा कर पाएंगे। और अगर अपन को वातावरण बिल्कुल शांत नहीं मिलता, जैसे कोई शिक्षक अगर वह क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी क्लास में उस शिक्षक का कंट्रोल नहीं है, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वह शिक्षक किसी भी टॉपिक को सभी के लिए वह कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पढ़ने वाले बच्चे वो डिस्टर्ब होते हैं तथा शिक्षक भी क्या होता है डिस्टर्ब। अगर जिस क्लास में शिक्षक चला गया वह क्लास बिल्कुल शांत बैठी है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके लिए उसकी रुचि है और बच्चे मन से पढ़ रहे हैं, तो वह अपना कंसेप्ट या अपना टॉपिक आसानी से सबको क्लियर वहाँ पे करवा सकता है। तो सेम वही बात है वातावरण। फिर नंबर 4 देखो यहाँ पे नवीन ज्ञान, देखो क्या है नवीन ज्ञान, जो भी नवीन है नया, किसी भी अपन नए काम को करते हैं तो इस नवीन ज्ञान के साथ में एक शब्द और है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, अगर अपन कोई भी नया काम करते हैं, अगर उस काम को करने के प्रति या उस काम को करने के लिए अगर अपन को उस कार्य की पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है तो अपन अधिगम ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन अपन कोई भी नया काम करते हैं, उस काम को करने से पहले अपन को उस कार्य के प्रति कोई भी पूर्व यानी पहले का कोई भी ज्ञान नहीं है, पहले को अपन को उस कार्य के प्रति किसी भी चीज़ का मालूम नहीं है, तो वहाँ पे अधिगम क्या होगा, कम होगा। अगर अपन कोई भी नया काम कर रहे हैं तो अगर अपन को जैसे आप लोग मान लो कि आपने बीएड कर लिया, अब आप लोग अधिगम पढ़ रहे हो, तो आपने इससे पहले भी अधिगम पढ़ा है। और जो बच्चे जो अपनी कॉलेज में बीएड करते हैं वो बच्चे अगर आप लोग जुड़े हुए तो आप देखते हो कि आपने क्लास में भी मैंने आपको अधिगम पढ़ाया था और आप यहाँ पे भी अधिगम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप अधिगम पढ़ रहे हो, इससे पहले आप अधिगम पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आप अब जो अधिगम है वो आप सीख तो रहे हो। लेकिन जो बच्चे पहली बार अधिगम को पढ़ रहे हैं तो उनके एक बार थोड़ा शुरुआत में समस्या आएगी, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो अधिगम है पहली बार उन्होंने पढ़ा है तो वो शुरुआत में अधिगम कम कर पाएंगे। लेकिन वह बार बार निरंतर आप लोग अभ्यास करते हैं, अपन लोग किसी भी काम को करते हैं और उसका पूर्व ज्ञान अपन को रहता है, तो अधिगम यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। एक देखो यहाँ पे एक कारक और है परिपक्वता, नंबर 5 परिपक्वता। अब देखो जो परिपक्वता है, जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है तब तक वह अधिगम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे अगर अपन लोग लिखना चाहें कि बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है, बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। परिपक्व देखो मैंने कहा था, मैंने शुरुआत में बताई थी परिभाषा के अंदर कि जब व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आएगी तो उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन। लेकिन उसको अपन अधिगम नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो मैंने कहा था कि आपको अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर अपने जीवन में अगर जब कभी स्थायी परिवर्तन आता है, जो भी अपने काम करते हैं वह परमानेंट अगर अपने पास में रह गई है तो अपन ने अधिगम कर लिया। लेकिन वो परिपक्वता जरूरी क्यों है कि बिना परिपक्वता अधिगम संभव नहीं है। क्यों नहीं हो पाता? जैसे मान लो कि ये कोई बालक है, इस प्रकार से मान लो ये कोई बच्चा है, कोई बालक है, इस प्रकार से मान लो, तो इसकी जो एज है, जो उम्र है वो कितनी है, 10 वर्ष है। इसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बच्चे को अपन कहते हैं कि आपको आरएस की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है, आरएस की। या अपन इसको कहते हैं कि आपको रीट की तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड की आपको तैयारी करनी है। तो यह बच्चा तैयारी
रीट की नहीं कर पाएगा, न आरएस की कर पाएगा और न फेस्ट की कर पाएगा, क्योंकि ये अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी उम्र 10 वर्ष हुई है। इसने अपनी योग्यता या अपनी शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है अभी तक इसने इतनी ग्रहण नहीं की है जितनी की इनकी तैयारी कर सके। जब वह बच्चा ये जो इन सभी को इनके लिए जो अपनी क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता जब वह पूरी कर लेगा, तब वह बच्चा क्या करेगा, इनकी तैयारी कर, जब यानी वह परिपक्व हो जाएगा तब। तो बिना परिपक्वता के भी अधिगम संभव नहीं है। यह भी इसको प्रभावित करता है कि छोटा बच्चा नहीं कर पाता। जब वह बड़ा होगा, पढ़ेगा, जब किसी भी काम को वह करेगा, तब उसके जीवन में परिवर्तन होगा, यानी वह परिपक्व हो गया, परिवर्तन होगा तब वह उस काम को करेगा। तो परिपक्वता भी क्या इसको प्रभावित करता है। अब देखो इसके अंदर 2 बातें और बच गई, एक बात और है, फिर इसके जो कारक है अपना वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। एक तो देखो इसके अंदर आता है प्रतिक्रिया, एक शब्द है यहाँ पे सहज क्रिया और एक है यहाँ पे अनुक्रिया। देखो प्रतिक्रिया क्या होती है कि क्रिया के प्रति क्रिया करना। यहाँ पे क्या होती है कि काम के प्रति काम, जैसा व्यक्ति काम कर रहा है उसी प्रकार से अपन काम करते हैं। सपोज दैट कि आप इस प्रकार से कोई एक बंद कमरा है, क्या यहाँ पे बंद कमरा है और इसके अंदर इस प्रकार से मान लो कि आप यहाँ पे लेटे हुए हैं इस कमरे के अंदर, और इस कमरे में लाइट नहीं है रात को, और अचानक लाइट आती है। लाइट आते ही यहाँ पे आपकी क्या हुई, आंखें खुलती हैं। क्यों खुलती है, देखो यहाँ पे बल्ब लगाओ, मान लो सपोज दैट कि अचानक रात को लाइट आ गई। तो लाइट जब आती है तो देखो अचानक जैसी लाइट आएगी तो वह रोशनी आपकी आंखों के ऊपर आएगी, और जैसी वह रोशनी आएगी तो चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में सोए हुए हो, आपकी आंखें पक्की खुलेंगी और वहां पे क्या होगी, चसबूझ होगी। और चसबूझ मेरे कट्ठे हुआ चसबूझ सामले 12 में, लेकिन आप देखो अया हुआ चसबूझे जाओ चसबूझ कया हुआ है, बस चसबूझ अया हुआ, लेकिन अपन अया चसबूझ कौन करनी है, अपन अधिगम पढ़ना है। समझा ना बात ने। तो जब अचानक लाइट आती है तो जैसे वह रोशनी आपकी आंखों पे आएगी तो आपकी आंखें खुलेंगी, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया। लाइट आई, क्रिया हुई, जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली, क्रिया के प्रति आपने क्या किया, क्रिया की, ये प्रतिक्रिया, ये भी इसको प्रभावित करती है। जब बालक का जन्म होता है, जन्म होने के 24 घंटे के अंदर बच्चा वह अपनी आंखों पे समन्वय यानी अपनी आंखों पे कंट्रोल या अपनी पलकें झपकाना वह प्रारंभ कर देता है। दूसरी है सहज क्रिया, ये होती है जन्मजात, ये होती है जन्मजात या इसे अपन कहते हैं मूल प्रवृत्ति। जन्मजात जैसे प्याज काटते समय आंखों से आंसू आना, हंसना है, रोना है। कोई तारा मैं को भी है जो प्याज काटे भी आंखें में आंसू को नहीं आवी, अरे सक आवी आंसू पानी सक आओ है, कुछ चाहे कितनी भी नाम मुंडन प्रण कर लियो, चाहे कितना ही प्याज काट लियो, तारे आंखें में पानी तो पक्को आओगो। या हंसना है, रोना है, अपने सीखा कहीं से हंसना, कैसे हंसते हैं, जन्मजात है। अपन रोआ जो आपने चोट लग गया, कोई दुख हो जा, और आजकल को दुख ताने मेरे खतरनाक दुख हो है तो ऐ वो दुख ताने कौन लेनो है, अपनो दुख भी तो नहीं होना चाहिए। जितनी चोट लागे रोआ बात तो ठीक है, लेकिन मायली चोट लागे ने ऐ कभी जिंदगी में काम मत कर लियो, नहीं न तो उबेगा और न घर का ने उबड़ देगा। क्योंकि आज को टाइम बहुत खराब है छोरो, ध्यान सुन लियो या बात करे में रह जाओ। ये आगे ना मूल सहज क्रिया। दूसरी है अनुक्रिया, कि अपन जो भी अपन विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जो भी अपन क्या कर रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कि अपने पास में किताब है फर्स्ट ग्रेड की, तो अपने विषय वस्तु क्या है, फर्स्ट ग्रेड। तो इस विषय वस्तु के प्रति अपन जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे अपन कहते हैं अनुक्रिया। की क्रिया जैसे जो अपना लक्ष्य है, जो अपना टारगेट है वही कार्य करना, जो अपने अंदर जोश और जुनून है उस काम के प्रति अपन जो भी काम करते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे अनुक्रिया होती है। तो देखो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य का अपना जो टोटल जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। इससे आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे जल्द ही, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मिलते हैं जल्दी आपसे। जय हिंद, जय भारत।